आज का हमारा क्वेश्चन है जेई मेन 2023 का। ये 30 जनवरी को आया था और ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक चार्ज प्लेस्ड है इस कंडक्टर के अंदर और ये कंडक्टर कुछ ऐसा है कि इसका इनर और आउटर रेडियस भी, यानी एक शेल टाइप स्ट्रक्चर जो थिक शेल हुई, और इसके अंदर चार्ज है आपसे इन तीनों रीजन में। एक रीजन हो गया इसका ए रेडियस है इसका इनर शेल का, बी इसका लेंथ है रेडियस की आउटर शेल की या आउटर पेरीमीटर की, और बाकी आपके तीन रीजन हो गए। तो ये तीनों रीजन यहाँ पे गिवन है। पहला आर लेस देन ए जो है आर जो है ए और बी के बीच का, और तीसरा आर बड़ा है बी से भी। इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सिंपल सी कंडीशन है, कंडक्टर्स जहाँ पे भी होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो उनके इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होनी चाहिए। रीजन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब है फ्री चार्ज कैरियर्स मूव कर जाएंगे। अगर नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होती है, अगर ई नॉन जीरो होती है, तो बेसिकली फ्री चार्ज कैरियर भी इस फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट, यदि इलेक्ट्रॉन होंगे तो फील्ड के अपोजिट ऐसे मूव करने लग जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी मोशन आ जाएगी चार्जेस में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की मोशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टैटिक कंडीशन होनी चाहिए। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स में हमेशा कंडक्टर के इनसाइड फील्ड जीरो होती है। तो फील्ड जीरो यहाँ पे आप देखिए चारों ही ऑप्शन में फील्ड जीरो दे रखी है। अब जो ये दो रीजन है, यानी एक जीरो से लेके ए तक का, देखिए यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड नॉन जीरो रहेगी। तो यहाँ पे फील्ड नॉन जीरो रहेगी, कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो, और आउटसाइड भी क्योंकि इंड्यूस होके चार्ज चला जाएगा तो आउटसाइड भी नॉन जीरो रहेगी। देखिए प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू ऐसे इंड्यूस होगा और बाहर जाके प्लस क्यू इंड्यूस होगा। तो तीनों रीजन में फील्ड जो है हमने यहाँ पे बता दिया आपको, इनसाइड नॉन जीरो, बीच में जीरो और इसके आउटसाइड भी नॉन जीरो। अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछता है तो पहले तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पर आई थिंक सी यहाँ पे सूट कर रहा है, बाहर दोनों तरफ जीरो नॉन जीरो और अंदर जीरो। लेकिन अगर आपसे कोई पहले रीजन में पूछ लेता है फील्ड की वैल्यू तो वो होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और तीसरे रीजन में भी पूछता है तो वो भी होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये जो आर है इसके केस में आर की जो वैल्यू है वो रीजन के हिसाब से डिसाइड होगी कि ये आर लेस देन ए है, और यहाँ पे जो ये है ये आर ग्रेटर देन बी है। तो अब देखिए वैल्यू सेम है जैसे पॉइंट चार्ज की वेरी करती हैं, लेकिन लॉजिक था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। चलिए इसी की तरीके से अब अगला सवाल है हमारा, ये भी 30 जनवरी को ही आया था। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन दे रखा है इन कंपोनेंट फॉर्म, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के आई और जे कैप वाले एक्सप्रेशन दे रखे हैं, यानी कंपोनेंट दे रखे हैं, और आपसे ये जो ए और बी कांस्टेंट इनकी यूनिट पूछ रखी है। अब एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान से अगर हम सॉल्यूशंस को देखते हैं तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब दे रखा है। डेट मीन्स ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स और वाई जो है लेंथ की डायमेंशन रखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी होती है, कोई भी फॉर्मूला होता है, उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो उसके डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए। यानी अगर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो ए बाय एक्स स्क्वायर है बेटा, इसकी डायमेंशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी होनी चाहिए, या यूनिट कह लीजिए, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि न्यूटन जो ए बाय एक्स स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम तब बना पाएगा अपनी यूनिट जब ए की यूनिट न्यूटन पर कूलाम तो होगी, लेकिन क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर भी है तो इसकी यूनिट में यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी आना पड़ेगा। केवल तभी ये इस एक्स स्क्वायर की जो यूनिट है उसको काट पाएगा, यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर को लिखूँगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर तो ये काट पाएगा। तो ओवरऑल जो ए की यूनिट है वो ये होनी पड़ेगी न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। सेम लॉजिक से आप समझ सकते हैं, देखिए बी बाय वाई क्यू, इसकी यूनिट भी न्यूटन पर कूलाम होनी चाहिए। अब बी की यूनिट जो है न्यूटन पर कूलाम, देखिए बी जो है अपने आप में न्यूटन पर कूलाम उसे लाना पड़ेगा। सिमिलरली वाई क्यूब की जो यूनिट मीटर क्यूब है उसको काटने के लिए भी इसके पास एक मीटर क्यूब यूनिट होनी चाहिए। तो जब ये दोनों मीटर क्यूब फिर कट जाएंगे तो ये अपने आप ही बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी है उसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम और मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम मीटर क्यूब, और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम मीटर क्यूब। तो देखिए ये ए के लिए है और ये बी के लिए। अगर आप इसे देख रहे हैं सेम तो ध्यान रखिएगा ए के लिए स्क्वायर वाली टर्म है और बी के लिए ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए एक सिंपल क्लास 11th के लॉजिक से इसको यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक सिंपल मेथड से हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे दो आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड्स पेयर हैं। मेटेलिक है तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिंग है, और एक का रेडियस देखिए आर है
ये आपका आर रेडियस है और दूसरे वाले का जो है 2r रेडियस है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्ट भी करें यहाँ पे r2r। अब इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी आपको देखिए सेम गिवन है और बोल रखा है इनको बाद में थिन वायर से कनेक्ट करा और कंडक्टिंग वायर है, तो दोनों जब ये कनेक्ट होंगे तो उनके चार्जेस ट्रांसफर होंगे एक दूसरे से। तो आपसे बोल रखा है जो नई चार्ज डेंसिटी आएगी सिग्मा डैश, कौन से वाले पे, बिगर स्पेयर पे। तो इस पे जो इनिशियल चार्ज डेंसिटी थी वो बराबर थी, बाद में सिग्मा डैश आएगी, तो उस सिग्मा डैश का बाय सिग्मा पुरानी चार्ज डेंसिटी के रेशो से, मतलब रेशो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम स्टैंडर्ड टेक्निक से कि इनिशियली हम जानते हैं कि जो चार्जेस हैं वो दोनों के, यानी दोनों के जो सिग्माज हैं वो बराबर हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा दोनों के बराबर हैं। तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज, तो पहले वाले अगर मान लीजिए इसमें हम चार्ज लिखते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर एरिया होता है, ये बराबर है किसके, यानी दोनों के सिग्मा बराबर है ना, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा। दूसरे पे हम चार्ज बोलते हैं Q/Q2, तो यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 2r का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब r स्क्वायर से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से ये r कट जाएगा। तो ये हो गया आपका Q1 इज इक्वल टू Q2/4, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच में एक रिलेशन आ गया, हम इसे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलो मैं एक और इसको लिख देता हूँ कि Q2 को आप लिख सकते हैं 4Q1, ठीक है। तो ये दो रिलेशन हमने निकाल ली, रिलेशन का मतलब आगे यूटिलाइज कर सकते हैं इसे। अब देखिए फाइनली क्या होगा, जब ये दोनों कनेक्टेड हैं तो चार्ज का ट्रांसफर तब जाके रुकेगा जब इन दोनों के पास, यानी दोनों का सेम पोटेंशियल हो। देखिए चार्ज जैसे हीट फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा या कोई एक स्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा तो फिर चार्ज ट्रांसफर रुक जाएगा, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो फाइनली जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो उस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हम निकालते हैं। अब जब फाइनल कंडीशन है तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए, तो K/Q1 इज इक्वल टू K, नए चार्ज हैं Q1 Q2 डैश लगा दिए यहाँ पे, और रेडियस 2r। देखिए पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग शेल सरफेस पे इतना ही होता है K/Q/r, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर K से K कट जाएगा और अब मेरे को ये रिलेशन निकालना है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो R से भी R कट जाएगा, तो ये जो Q1 डैश आया आपका, Q1 डैश इज इक्वल टू Q2-/2, ठीक है। अब ये तो मैंने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे मैं अब सेम पोटेंशियल की जगह पे सेम V लिख देता हूँ स्पेस के वजह से। अब यहाँ पे आपके पास ये दो कंडीशन है, इसमें भी आप Q2 डैश की कंडीशन निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में हम क्या चीज़ मान सकते हैं कि कांस्टेंट रहेगी। देखिए चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, यानी जितना चार्ज इनिशियली था उतना ही फाइनल रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि इनिशियल यानी Q1 डैश जो बाद का चार्ज था प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज तो जो पहले था उतना ही, चाहे बस इंटरचेंज ही तो हो रहा है। अब इस कंडीशन को देखना, अब हमें ना रेशो निकालने हैं। तो रेशो निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि जो Q2 वाले टर्म है, ये दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और जो Q1 डैश और Q2 डैश लिखे हैं ना, इसमें से हमें एक ही चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करना है, वो है बड़ी वाले पे, बड़े वाले चार्ज पे। तो देखो ये बिगर स्पेयर पे जो है ना सिग्मा डैश बोला है, तो हमें पता है जो Q2 डैश है इसे सिग्मा के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यानी कि इस इक्वेशन में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस इक्वेशन में हम Q2 डैश को रखेंगे, रिटेन करेंगे, तो हमें Q1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, Q1 की जगह पे हम लिख सकते हैं Q2-/2 प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू, अब Q1 प्लस Q2 में देखिए हमारे पास चॉइस है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी सेम थी तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि Q2 इज इक्वल टू 4Q1, तो यहाँ पे अगर मैं Q2 इज इक्वल टू 4Q1 लिख देता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली, चलो पहले ऐसे लिख देते हैं Q1 प्लस 4Q1। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में ये आ जाएगा 3/2 Q2 डैश इज इक्वल टू 5Q1। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q2 डैश इज इक्वल डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे Q2 डैश बाई Q1 लिखा मैंने, यहाँ पे 5 2 10/3 हो गया, ठीक है।
अब मेरे को ये रेशो चार्ज के टर्म में आ गया, बट मेरे से पूछा गया है चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो देखो चार्ज अपॉन एरिया को ही बोलते हैं, हमें पता है Q2 डैश बिगर स्पेयर के लिए है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। देखो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो Q लिखूंगा यहाँ पे 4 पाई, अब बड़ा स्पेयर है तो उसका रेडियस जो था 2r का स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय सिग्मा। देखो यहाँ पे सिग्मा डैश लिखूंगा बेटा, क्योंकि बाद में जो चार्ज डेंसिटी है वो मेरे को स्पेसिफिकली गिवन है कि सिग्मा डैश है। सिमिलरली Q1 की जगह लिखूंगा 4 पाई, क्योंकि मैंने पहला वाला स्पेयर उसमें लिया है, तो 4 पाई के बाद यहाँ पर 4 पाई और यहाँ पे r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बराबर में ये 10/3, जो जो स्पेसिफिकली चीज़ें कट सकती हैं, जैसे 4 पाई कट सकता है, यहाँ से जो r स्क्वायर है ये इस r स्क्वायर को लेके कट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा डैश बाय सिग्मा इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे बचा है 4, ठीक है, और नीचे की सारी टर्म गायब है, ये हो गया 10/3। तो अब यहाँ पे आप सिग्मा डैश बाय सिग्मा इज इक्वल टू, चाहे आप ऐसे काट लीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये बाद में 2 इधर जाएगा तो ये 5/6। तो आप देख रहे हैं ये रेशो यहाँ पे 5/6, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखिए यहाँ पर हमने लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि पहले हमने कंडीशन को जांचा कि जब दो स्पेयर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा। देखिए वो चार्जेस ट्रांसफर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस उनके अंदर है, जो कि स्पेसिफिक है भी। चार्ज डेंसिटी सेम थी, एक कंडीशन वहाँ से निकली, पोटेंशियल डिफरेंस जो था उनकी वजह से, अब जब ये जुड़ेंगे चार्ज ट्रांसफर होगा तो एक कॉमन पोटेंशियल आएगा, तो बेसिकली वो कॉमन पोटेंशियल हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है। एक और तरीका ऐसे सॉल्व करने का वो है यूजिंग कैपेसिटेंस मेथड, कि हम जानते हैं स्फेरिकल कंडक्टर का इस तरीके से कैपेसिटेंस होता है 4πε0r, तो वो जो अगर आप इस टेक्निक से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये एक स्पेसिफिक सिंपल टू यूज टेक्निक है। यहाँ पे क्वेश्चन की पैरामीटर्स बदलते रहते हैं, यानी क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट किया गया है। यहाँ पे अगला वेरिएशन ऐसा हो सकता है कि रेडियस 2r की जगह 3r दे सकते हैं, या फ्रैक्शंस में दे सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपके पॉइंट चार्ज आपको गिवन है और एक उसकी मोशन दे रखी है कि P पॉइंट से S पॉइंट पे गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 30 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। P और S के कोऑर्डिनेट है 1 2 0, तो P कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 2 0, ठीक है। मैंने यहाँ क्यों माना भी पता चल जाएगा, और अपना S कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पर, S कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ठीक है। अब मैंने थोड़े डायगनली क्यों बनाया बेटा, देखो स्पेसिफिकली ये x में 1 पोजीशन पे, y में 2 पोजीशन पे, यानी x में भी थोड़ा आगे आएगा और थोड़ा ऊपर चला जाएगा y की डायरेक्शन में, और s तो आपका ओरिजिन है, यानी तो आप ग्राफिकली थोड़ा पॉइंट्स को सही बनाएं। अब ये P से S की मोशन में वर्क डन पूछ रहा है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है बेटा। दो तरीके हैं सोचने के, कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.ds, उस तरीके से भी सोचेंगे, लेकिन क्योंकि ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन है, हमें बहुत ज़्यादा इसका पोजीशन वेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दोनों ही टॉपिक डिस्कशन करूंगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन जो है फील्ड की डायरेक्शन या उसके अपोजिट में ही काउंट होता है। अब ये नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से ये थ्योरी बना दी है। देखिए लॉजिकली ये एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ग्रेविटी हर वक्त नीचे की तरफ एक्ट करती है। अब आप एक फ्लोर पे, मान लीजिए आप किसी फ्लोर पे और आप उस पर पूरा दिन घूमते हैं, तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड के जो है परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क काउंट नहीं होगा। आपने पढ़ा भी होगा 90 डिग्री पे वर्क डन 0 होता है। अब इसका लॉजिक ये होता है कि अगर आप पूरा दिन एक फ्लोर पे घूमते हैं, तो जब आप वहाँ से जंप करेंगे तो कोई भी आपकी डायनेमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, यानी आपके पूरा दिन उस फ्लोर के परपेंडिकुलर घूमने से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे जाने पर आपकी क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज केवल तभी आएगा जब आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट करेंगे या नीचे जाएंगे, यानी कि वर्क डन जब आप, या मोशन आपकी, या डिस्प्लेसमेंट आपकी फोर्स के डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट होगी, तभी ये बात अकाउंटेबल होगी। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है। तो जब आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो केवल आप एक्स डायरेक्शन को कितना काटते हुए जा रहे हैं, इसी बात को आपने देखना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा यहाँ पे सॉल्यूशन है कि आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पहली बात तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है,
नेगेटिव वर्क डन ही आएगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं वर्क डन, यहाँ पे नेगेटिव अपने आप लगाइए। फोर्स आपकी 30 है, 30 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि केवल और केवल एक्स डायरेक्शन की देखिए तो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे आगे 0 हो गया, तो केवल एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट लिखी जाएगी। तो ये मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा। अब यहाँ पे आप देखिए क्योंकि सब सारी चीज़ SI यूनिट में ही है, तो यहाँ पे आपका 30 था, नहीं 1 मिनट, एक्स में एक्स आपका ठीक है 1, और ये लिख गया। अब आप यहाँ पे अच्छा, अब फोर्स मैंने यहाँ पे देखिए, फोर्स के लिए मैं बताऊँ आपको, फोर्स यहाँ पे आपको QE लिखना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे चार्ज भी कुछ गिवन है, तो यहाँ पे सिर्फ 30 ना आके ये आएगा माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 30 इंटू 1, तो ये हो गया बेटा आपका 60 माइनस का इंटू 10 की पावर -2, और फिर आप इसको माइनस का एक और यहाँ पे एक और 0 बना लीजिए, तो एक 10 से मल्टीप्लाई करिए, बेसिकली 10 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सॉल्यूशन मिली जूल्स में गिवन है। तो अब ये बन गया आपका माइनस का 600 मिली जूल्स, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ है तो आप आर वेक्टर बनाइए। यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो आपका आर वेक्टर आएगा वो किस तरीके से आ जाएगा कि आप करेंगे यहाँ पे माइनस का I कैप, ठीक है, माइनस का 2J कैप, ठीक है, फिर वहाँ पे 0 0 तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो फोर्स है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q इंटू ई, तो आपका फोर्स हो जाएगा ये Q इंटू जो E वेक्टर है वो आपका क्या है 30 I कैप, ठीक है। अब पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वर्क डन निकलेगा आपका ये फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए आई वाले में जब आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा माइनस का Q30, ठीक है, और जे वाले का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, तो वह यहाँ से भी सेम सॉल्यूशन आएगा क्योंकि ये भी Q इंटू 30 ही हुआ है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी ये होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका -600 वाला आ गया, यहाँ पे भी वो माइनस आ रहा है। तो होपफुली आपको ये कुछ बेसिक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।